हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने फर्स्ट क्लास ली थी और आज ये हमारी सेकंड क्लास है। और इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? बाबर, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? तो जो ताजमहल है इसे बनवाया था शाहजहां ने। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां इसने ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। ठीक है ना, मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ये कौन था? तो शाहजहां ये पांचवा मुगल सम्राट था। पांचवा मुगल सम्राट था। ठीक है, शाहजहां इसने 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, जहांगीर का बेटा था शाहजहां इसने और किन चीज़ों का निर्माण करवाया ताजमहल के अलावा? तो इसने निर्माण करवाया है दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली में जामा मस्जिद। ठीक है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है शाहजहां ने। इसके अलावा इसने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है। ठीक है ना, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है। ओके, ठीक है, शाहजहां ने। फिर हम बात करें ताजमहल, तो ताजमहल इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से शामिल किया गया है ताजमहल को। ओके, फिर अब हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में सबसे पहले है बाबर। ठीक है, तो बाबर की बात करें तो बाबर यह मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, तो यह मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर इसने 1526 से 1530 तक शासन किया था। ठीक है, 1526 से 1530 तक इसने शासन किया। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो इसने मुगल वंश की स्थापना की थी पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। ठीक है ना, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। ठीक है ना, 1526 में। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी, जिसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ओके, हम बात करें बाबर ने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो बाबर ने बनवाए बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर इसने आराम बाग का निर्माण करवाया आगरा में। ठीक है ना, आराम बाग का निर्माण करवाया था कहाँ? आगरा में। ठीक है, और इसने काबुल में एवेन्यू गार्डन बनवाया। ठीक है ना, एवेन्यू गार्डन का निर्माण करवाया, जहाँ पर इसका मकबरा बना है। ठीक है ना, मकबरा स्थित है। ठीक है ना, बाबर का मकबरा स्थित है एवेन्यू गार्डन में। ठीक है, जो कि बाबर ने बनवाया था काबुल में। ठीक है, फिर बात करें बाबर के युद्धों की। ठीक है, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, तो बाबर के युद्धों की बात करें तो कल भी जिसने वीडियो देखी होगी तो कल भी मैंने उसे बताया था बाबर के युद्धों के बारे में और ट्रिक के ज़रिए बताया था, ताकि जल्द से जल्द याद हो जाए। तो आज मैं आपको फिर बता देती हूँ बाबर के युद्धों की ट्रिक। ठीक है ना, तो बाबर ने जो युद्ध किए थे उनकी ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया,
चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक है, तो पानीपिया से 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये युद्ध। फिर उसके बाद खाना खाया से खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। ठीक है ना, खानवा का युद्ध ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ओके, फिर चांद देखा से चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था। ठीक है ना, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ओके, फिर घर गया से तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, घाघरा का युद्ध जो कि बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध। और मर गया से 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी और फिर इसका मकबरा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था एवेन्यू गार्डन में, काबुल में। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं फिर जहांगीर की। ठीक है, तो जहांगीर ये चौथा मुगल सम्राट था। ठीक है, चौथा मुगल सम्राट था जहांगीर। ओके, जहांगीर इसने 1605 से 1627 तक शासन किया था। ठीक है ना, जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया। और जहांगीर ये किसका बेटा था? तो जहांगीर ये बेटा था अकबर का। ठीक है ना, अकबर का बेटा था जहांगीर। ठीक है, ये अकबर का बेटा था। जहांगीर ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो जहांगीर ने निर्माण करवाया था शालीमार बाग, शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, श्रीनगर में। ठीक है, और इसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था लाहौर में। ठीक है, जहांगीर ने। फिर अब हम बात करें अकबर की। ठीक है, तो अकबर ये है, अकबर की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है ना, अकबर, तो अकबर ये है तीसरा मुगल सम्राट था। ठीक है ना, तीसरा मुगल सम्राट या बादशाह था अकबर। अकबर इसने 1556 से 1605 तक शासन किया था। ठीक है ना, अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया था। और अकबर यह किसका बेटा था? तो अकबर यह हुमायूं का बेटा था। ठीक है ना, हुमायूं का बेटा यानी पुत्र था। ठीक है ना, अकबर, अकबर इसने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो जो कि इसके निर्माण करवाए थे अकबर ने, तो इसने करवाया था आगरा का किला, आगरा का किला। इसके अलावा इसने बनवाया था फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया। और इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है ना, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, गुजरात विजय उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने इबादत खाना बनवाया, इबादत खाना बनवाया था इसने। ठीक है, अकबर ने। फिर अकबर ने कौन से युद्ध लड़े? तो जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं अकबर के, जो कि पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो मैं आपको वही बताती हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, तो अकबर का जो युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है ना, सॉरी, पानीपत का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध तो बाबर ने किया था, यह है द्वितीय युद्ध। ठीक है, अकबर का द्वितीय युद्ध तो ये हुआ था 1556 में और ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है ना, हल्दी घाटी का युद्ध, जो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में
और ये हुआ था ये हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आए और आपका इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आप इसका अच्छे से नोट बनाए। ठीक है, और नोट ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र में। तो कावल वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये स्थित है, तो यह स्थित है तेलंगाना में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना में कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य को इसे 2012 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। ठीक है ना, बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य को 2012 में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों को अनुपात सबसे कम है? ठीक है, तो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का अनुपात सबसे कम है? दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या पुदुचेरी में? तो गरीबों का अनुपात सबसे कम है तो ये है पुदुचेरी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुदुचेरी में। और सबसे अधिक कहाँ पर है? केंद्र शासित की बात करें, ठीक है ना, सबसे अधिक गरीबों का अनुपात तो ये है दादर और नगर हवेली में। ठीक है ना, दादर और नगर हवेली में सबसे अधिक गरीबों का अनुपात है। ठीक है ना, फिर अब हम बात करें राज्य में, तो राज्य में सबसे अधिक गरीबों का अनुपात है तो ये है बिहार में। ठीक है, और सबसे कम है केरल में। ठीक है, सबसे अधिक है बिहार में राज्य के हिसाब से और सबसे कम है केरल में। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताओं को संबोधित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि विशेष रूप से राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताओं को संबोधित करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 58। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 58। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता है? तो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता था अग्नि, पशुपतिनाथ, मरुत या इंद्र। तो जो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता था तो वो था इंद्र। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंद्र। यह आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता था। ठीक है, फिर बात करें अग्नि, तो अग्नि यह आर्यों का एक प्रमुख देवता था, अग्नि देवता। ठीक है, फिर पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ यह भगवान शिव का एक रूप है। ठीक है ना, पशुपतिनाथ यह भगवान शिव का एक रूप है। फिर मरुत, तो मरुत यह तूफान के देवता है। ठीक है ना, तूफान देवता थे मरुत। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्व बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्व बंगाल छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया था तो यह किया गया था 1928 में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1928। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल ही इनका रहा है जवाहरलाल नेहरू का। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सबस्टांस एंड द शैडो इन ऑटोबायोग्राफी है? तो किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सबस्टांस एंड द शैडो इन ऑटोबायोग्राफी है?
विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर या दिलीप कुमार की। तो यह आत्मकथा का जो शीर्षक है तो ये है किस अभिनेता का, तो ये है दिलीप कुमार का। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिलीप कुमार का यह आत्मकथा का शीर्षक है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित भारत में फॉर्मूला ई की पहली दौड़ का क्या नाम था। तो तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित भारत में फॉर्मूला ई की पहली दौड़ का नाम था, तो ये इसका नाम था 2023 ग्रीन को हैदराबाद ई प्रिक्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक सिल्क रूट पर कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने चीन की यात्रा किस शताब्दी में की थी। तो ऐतिहासिक सिल्क रूट पर कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने चीन की यात्रा ये किस शताब्दी में की थी। तो ये की थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय शताब्दी ईस्वी में कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने चीन की यात्रा की थी, जिनमें से एक फायान भी थे। ठीक है ना, तो इन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय शताब्दी ईस्वी में चीन की यात्रा की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अध्रुवीय अणुओं में होता है। तो अध्रुवीय अणुओं में होता है क्षणिक द्विध्रुवीय आघूर्ण। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उद्योग का एक उदाहरण है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उद्योग का एक उदाहरण है सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उद्योग का एक उदाहरण है, तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र। ओके, चलिए नेक्स्ट है 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार किस मणिपुरी शैली के भारतीय नर्तक ने जीता। तो 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार किस मणिपुरी शैली के भारतीय नर्तक ने जीता। तो यह जीता है राजकुमार सिन्हाजीत सिंह। राइट आंसर ऑप्शन सी, राजकुमार सिन्हाजीत सिंह ने टैगोर पुरस्कार जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिसंबर 2023 में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया। तो सितंबर 2023 में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने दिया। तो इसका नेतृत्व दिया है हरिवंश नारायण सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य का मकसद डैश मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य का मकसद डैश मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना है। तो ये है वैज्ञानिक स्वभाव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना है। ठीक है, हम बात करें मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य इन्हें 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है ना, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है ना, 42वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा इन्हें जोड़ा गया है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है ना, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है ना, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप प्रसिद्ध कलाकारों सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नाल शुक्ला
कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा द्वारा किया जाता है। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जो कि प्रसिद्ध है? कलाकारों में सितारा देवी, रोहिणी भाटी, पंडित मुन्नाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा द्वारा किया जाता है। तो ये कौन सा किया जाता है? कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी और कुचिपुड़ी। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है इन कलाकारों के लिए? तो ये है कथक। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए कथक, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य। और कितने शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत में? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है ना, जिनमें से एक कथक भी है। ठीक है, कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम यह है तमिलनाडु का। उड़ीसी उड़ीसा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो 4 ये हो गए। और इसके अलावा कथकली केरल का। मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है, ठीक है ना। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। फिर इसके अलावा है सत्रिया, जो कि असम का है, और मणिपुरी, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य है और आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग तरीकों से। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संश्लेषित सूचक का चयन कीजिए। तो हल्दी, पत्ता गोभी का रस, लिटमस विलियन और मेथिल ऑरेंज में से संश्लेषित सूचक का चयन कीजिए। तो इसमें से जो संश्लेषित सूचक है वो है मेथिल ऑरेंज। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल में? तो जो 1824 का रामोसी विद्रोह है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में 38 मरीजों की मौत के बाद अपनी चिकित्सा प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना बनाई? तो अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में 38 मरीजों की मौत के बाद अपनी चिकित्सा प्रणाली में सुधार के लिए कौन सी योजना बनाई? आयुष्मान महाराष्ट्र या विजन 235 या सहकार मित्र या आरोग्य मिशन? तो जो इन्होंने योजना बनाई है तो वो है विजन 235। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही मिलान दर्शाता है? तो इसमें खाद्य घटक और पाचन में सम्मिलित एंजाइम को मिलाना है। ठीक है, तो हमें एक तरफ खाद्य घटक दिए गए हैं और एक तरफ पाचन में सम्मिलित एंजाइम। तो जो प्रोटीन है ये पाचन में सम्मिलित एंजाइम है, तो प्रोटीन है ट्रिप्सिन। फिर कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट है एमाइलेज, और बसा है लाइपेज। तो फर्स्ट का है सी, सेकंड का है ए और थर्ड का है बी। तो ये होगा सी ए बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, प्रोटीन का है ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज और बसा का है लाइपेज। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, नदी के द्विशाखन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान भू आकृतियां बना सकती हैं जिससे वनस्पतियों का विकास होता है। इस प्रक्रिया की भू आकृति डैश का एक उदाहरण है। तो नदी के द्विशाखन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान भू आकृति बना सकती हैं जिससे वनस्पतियों का विकास होता है, और इस प्रकार की भू आकृति डैश का उदाहरण है। तो यह उदाहरण है नदी डेल्टा का। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा नगर नियोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश नगरों में दुर्ग था। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर में एक मंदिर था।
तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक इमारत बलुआ पत्थर से बनी थी। तो इनमें से जो कथन असत्य है वो है सेकंड और थर्ड। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर था, तो यह गलत है। और हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक इमारत बलुआ पत्थर से बनी थी, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेकंड और थर्ड दोनों ही असत्य है। ठीक है, हम बात करें हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो ये की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। ठीक है, हड़प्पा की खोज की थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डैश ने हवाई एंड स्लाइड गिटार में संशोधन करके शास्त्रीय रागों को बजाने का काम किया। तो किसने हवाईयन स्लाइड गिटार में संशोधन करके शास्त्रीय रागों को बजाने का काम किया? कृष्ण राम चौधरी, बुद्धदेव दासगुप्ता, पालघाट रघु या ब्रजभूषण कावरा? तो ये जो कि संशोधन करके शास्त्रीय रागों को बजाने का काम किया है, तो ये किया है ब्रजभूषण कावरा ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, 2023 में भारत में खेले गए इंटर कॉन्टिनेंटल कप के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? तो 2023 में भारत में खेले गए इंटर कॉन्टिनेंटल कप के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था थर्ड संस्करण का आयोजन। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में एस किसके लिए है? तो सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में एस किसके लिए है? तो ये है स्वयं के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वयं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में भोगाली बिहू त्योहार मनाया जाता है? तो भोगाली बिहू त्योहार ये मनाया जाता है असम में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम में भोगाली बिहू मनाया जाता है। और बिहू ये भी तीन मुख्य प्रकार होते हैं बिहू के भी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।